बच्चों आवाज ना है, क्लास शुरू करते हैं। बच्चों बेटा बस क्लास शुरू करते हैं। बच्चों सामने क्लास शुरू करते हैं। अच्छा हेडिंग ने हसन मंडे से जब टाइम हो जाएगा 5 मिनट ऊपर तो उसको कुंडी लगा दिया। आज नहीं, मंडे से। मंडे से अगर कोई बच्चा लेट आएगा 5 मिनट के बाद मैं लॉक कर दूंगा। अच्छा जी शुरू कर दें। बच्चों लिखो बेटा क्लास में आके बातें ना किया करो। क्लास में आगे बस खामोश। क्लास में आगे बात ना किया करो। बेटा सामने देखो। हेलो, क्या नाम है आपका? सामने देखो ना। अच्छा अब बात नहीं करनी, वो एक सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। कल से जो बच्चा 5 मिनट लेट आएगा मैं लॉक कर दूंगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा। मंडे और देखिए उनको आप रिक्वेस्ट करें ना। देखिए 5 मिनट 10 मिनट तो बहुत टाइम होता है, तो आप रिक्वेस्ट कर लें, मैं भी रिक्वेस्ट कर दूंगा। अच्छा बच्चों डायनामिक्स बेटा बात ना करूंगा। अब कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा। डायनामिक्स एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग इज एंड आइसोलेटेड एन आइसोलेटेड सिस्टम। बच्चों हमने डिफाइन करना है आइसोलेटेड सिस्टम को। नोटबुक्स, सबकी नोटबुक्स ओपन हुई बेटा। नोटबुक्स नोटबुक्स ओपन हुई सबकी। नहीं बेटा नोटबुक्स निकालो। हाँ हेलो करो करो, वो है मेरे पास, देता हूँ। अच्छा जी क्लास करते हैं शुरू। बेटा बात प्लीज ना करो, बातें ना करो। एन आइसोलेटेड सिस्टम लिखे। a system a system in which a system in which there is no external unbalance। ये हम क्या लिख रहे हैं? आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन। अ सिस्टम इन विच बेटा क्लास का जो ऑनलाइन लिंक होता है ये हर वक्त सेम होता है। अगर आपने कभी भी ज्वाइन करनी है तो आप एक बार लिंक को स्टोर कर दें और हर बार लिंक सेम रहेगा। आप उसी लिंक पे क्लास हर बार ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास हमेशा स्ट्रीम हो रही होती है। आप अगर घर में हैं तो सेम लिंक होगा, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अ सिस्टम इन विच no external unbalanced force is acting is called an isolated system। A system in which there is no external, बेटा मैं क्लास से निकाल दूंगा, ना करो इस तरह। हाँ जी लिखो, नोट्स लिखो। A system in which there is no external unbalanced force acting a system in which there is no external unbalanced force, बस simply लिख दो। Force is called an isolated system। अब आगे चलते हैं। अगली बात ये है इसके आगे लिखिए। An isolated system can never have an isolated system
एन आइसोलेटेड सिस्टम कैनॉट, एक आइसोलेटेड सिस्टम की कुछ चीजें नहीं हो सकती। एन आइसोलेटेड सिस्टम cannot have any acceleration। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि जब एक्सलेशन नहीं हो सकता तो क्या क्या चीज नहीं हो सकती। जब एक्सलेशन नहीं हो सकता तो नो चेंज ऑफ स्पीड, और दूसरा और डायरेक्शन। So when you say no acceleration, you are referring to no change of speed, no change of direction। बेटा सामने, an isolated system cannot have any acceleration। acceleration का क्या मतलब हुआ? no change of speed और direction, और cannot have any acceleration or any change of momentum। अच्छा, हमने लिखा जी आइसोलेटेड सिस्टम शुरू से लेके आखिर तक एक ऐसा सिस्टम जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं होती, एक आइसोलेटेड सिस्टम। आप दोनों को निकाल दूं मैं? बेटा ना करो इस तरह, कोई क्लास में बिहेवियर होता है ना। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, और एक आइसोलेटेड सिस्टम का एक्सलेशन नहीं हो सकता और मोमेंटम का चेंज भी नहीं हो सकता। आइसोलेटेड सिस्टम एक्सलेट नहीं कर सकता और मोमेंटम का चेंज भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सलेशन और मोमेंटम के चेंज के लिए वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स। कॉपी हो गई सारी बात? अब अगली चीज पे आते हैं। लिखे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखेंगे तो आगे चलेगा। क्या लिखना है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लो, फिर आगे चलते हैं। हेडिंग दे दी? अच्छा, अब इसका लिखो कि मुझे आप ये बताएं, फिजिक्स के जो लॉ होते हैं वो हर वक्त अप्लाई होते हैं या हर लॉ की कुछ कंडीशंस होती हैं? हर लॉ की कुछ कंडीशंस होती हैं, तो इसमें हम लॉ भी लिखेंगे और साथ कंडीशन भी लिखनी होती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में लिखो टोटल मोमेंटम। अच्छा, जहां पे आपने लिखा है टोटल मोमेंटम, वहां पे आपने ब्रैकेट में कुछ और भी लिखना है। कुछ और क्या लिखना है? मोमेंटम इज अ स्केलर और अ वेक्टर। तो मोमेंटम का जो सम होगा वो वेक्टर सम होगा या स्केलर सम होगा? वेक्टर सम। टोटल मोमेंटम दैट इज वेक्टर सम, दैट इज वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम्स। अच्छा, टोटल मोमेंटम दैट इज वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम्स ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। अगर आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम्स का वेक्टर सम करेंगे तो उसको हम कहते हैं टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल मोमेंटम ऑफ कंडीशन क्या होगी? आइसोलेटेड सिस्टम। टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, जिसका मतलब है चेंज नहीं हो सकता। ठीक, कॉपी कर दो। इसके आगे लिखो मोमेंटम्स ऑफ individual objects, momentums of individual objects in an isolated system। हाँ जी, आप बताएं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम चेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते? इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, हम टोटल की बात नहीं कर रहे। मोमेंटम्स ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। फर्ज करें सिस्टम आइसोलेटेड है, एक तो है सब मोमेंटम्स का वेक्टर सम, एक है हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग मोमेंटम। हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग मोमेंटम चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? द आंसर इज चेंज हो सकता है, लेकिन सारी चेंजेस का जो वेक्टर सम होगा वो जीरो होगा। इंडिविजुअल मोमेंटम्स चेंज हो सकते हैं, ठीक, लेकिन ओवरऑल चेंज क्या होगा? जीरो होगा। तो मोमेंटम्स ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन
चेंज। तो क्या ख्याल है, इंडिविजुअल मोमेंटम्स कंजर्व्ड या नॉट कंजर्व्ड? इंडिविजुअल मोमेंटम्स कंजर्व्ड या नॉट कंजर्व्ड? इंडिविजुअल मोमेंटम्स कंजर्व्ड या नॉट कंजर्व्ड? मोमेंटम्स ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन चेंज। तो ब्रैकेट में क्या लिखना है, कंजर्व्ड या नॉट कंजर्व्ड? नॉट कंजर्व्ड। तो इंडिविजुअल मोमेंटम्स कभी भी कंजर्व नहीं करते, ये बात याद रखनी है। इंडिविजुअल मोमेंटम्स कभी भी कंजर्व नहीं करते। इसके आगे लिखो, however vector sum, वेक्टर सम। बेटा मोमेंटम की जब भी बात करेंगे, बात किसकी करेंगे, वेक्टर सम की। मोमेंटम वेक्टर होता है। however vector sum of all the changes of momentums, मोमेंटम के जो चेंजेस हैं उनका जो वेक्टर सम होगा वो विल बी जीरो। अगर आप उन सब चेंजेस का वेक्टर सम करेंगे तो आंसर हर वक्त जीरो आएगा। बात समझ आ गई? तो ओवरऑल चेंज क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए ओवरऑल चेंज ऑफ मोमेंटम हर वक्त क्या होगा, इट विल बी जीरो। तो इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो सकते हैं, ओवरऑल मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। ओ लेवल में आपने इक्वेशंस लिखना सीखा होगा, अभी हम ए लेवल में इक्वेशंस लिखना सीखते हैं। लिखे, राइटिंग इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। राइटिंग इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हेडिंग दे दो, राइटिंग इक्वेशंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशंस लिखना। ये सारी बात लिख ली। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हम लिखते हैं इक्वेशंस, और मोमेंटम की वर्कशीट में लाया हूं। ये वर्कशीट मैं आज दे रहा हूं और वीकेंड पे मैं इसके वीडियो सोल्यूशन पोस्ट कर दूंगा। दो वीडियो सोल्यूशन रहते हैं, एक प्रोजेक्टाइल के और एक इन वर्कशीट्स के। प्रोजेक्टाइल के भी पोस्ट करने, इनके मैं वीकेंड पे कर दूंगा। मैं बताता हूँ, एक लेके आगे फॉरवर्ड कर दो। ये डायनामिक्स के पास पेपर है थ्योरी के, एमसीक्यूज लाने अभी, एमसीक्यूज नेक्स्ट वीक में। ये लो, और ये ट्राई करने क्वेश्चन, इनके वीडियो सोल्यूशन में पोस्ट कर दूंगा वीकेंड पे। 129 जी बेटा, 129 जी जी वो कर दिए थे। क्या बात है, नहीं आपने दिए थे, मैंने तो दिए थे, आपने किए थे या नहीं किए थे? बेटा मैं तो देता रहूंगा, आप करें भी तो ना। आप कम पढ़ गए तो मुझे बताना है। ये ले लो, ये ले लो, आगे फॉरवर्ड कर दो। कम हुए तो कल और ले आऊंगा। एक एक वर्कशीट ले लो, ये थ्योरी के क्वेश्चंस हैं डायनामिक्स के, और ये अटेम्प्ट कर लें। अच्छा बच्चों, बेटा आवाज ना करो। राइटिंग इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चलिए जी शुरू करते हैं। आपको एग्जामिनर बताएगा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, और आपने इक्वेशन लिखनी होगी। एक काम करें, सबसे पहले लिखे बिफोर कोलिजन। जल्दी हम कोलिजन की बात करते हैं। बेटा बोर्ड पे बिफोर कोलिजन, उसके बाद आफ्टर कोलिजन, और उसके बाद इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन। आवाज ना करो बेटा। इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, नेक्स्ट वीक से हम मिड टर्म के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे, वो मैं आज पोस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट वीक से हम मिड टर्म के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। बेटा मैं ग्रुप पे ना आपसे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? अभी हम ये पढ़ते हैं ना, मैं आपसे ग्रुप पे आज वोट लूंगा या डिस्कशन करूंगा कि हम मिड टर्म की तैयारी के लिए हमने पूरा सिलेबस रिवाइज करना है ना। अच्छा, रिवीजन जो है वो इस तरह की नहीं करेंगे पास पेपर। अगर हम रिवीजन इस तरह की करेंगे टाइम वेस्ट होगा, स्ट्रेट अवे पास पेपर। समझ आ गई बात? तो जो भी रिवीजन करनी है वो पास पेपर के थ्रू होगी। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। शुरू करते हैं। नंबर 1, एक ऑब्जेक्ट था m1
बनाते जो मूव कर रहा था राइट साइड पे और उसकी वेलोसिटी थी u1। दूसरा ऑब्जेक्ट था m2, मूव कर रहा था राइट साइड पे, वेलोसिटी थी u2। इनका कोलिशन हुआ, कोलिशन के बाद m1 मूव कर रहा था राइट साइड पे, वेलोसिटी थी v1। m2 मूव कर रहा था राइट पे, वेलोसिटी थी v2। दिस इज अ सिंपलेस्ट केस। और वेलोसिटीज की जो डायरेक्शंस है इनके एरोज भी होंगे, ये आप ओ लेवल में कर चुके हैं। अगर सभी राइट पे तो सभी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो हम कहेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो वर्ड इक्वेशन ये चलेगी, टोटल, ऊपर लिख दो, टोटल मोमेंटम बिफोर will be equal to total momentum before will be equal to total momentum after. This is conservation of momentum. Before is equal to after. अच्छा, अब इसकी अगर लिखते हैं इक्वेशन, बिफोर वाले का आप बताओ, m1 u1 ये किसका मोमेंटम हो गया, ये m1 का हो गया। m1 u1 किसका हो गया, m1 का। m1 u1 प्लस m2 u2 राइट पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू सम ऑफ फाइनल m1 v1 प्लस m2 v2। कॉपी कर दो। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 इज m1 was moving towards right with a velocity u1, m2 was moving towards left with a velocity u2। बेटा m2 जा रहा था राइट पे, वेलोसिटी क्या थी u1, m2 जा रहा था लेफ्ट पे, वेलोसिटी क्या थी u2। कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद m2 अभी भी जा रहा है लेफ्ट पे और उसकी जो वेलोसिटी है वो है v2। लेकिन वो इतना भारी ऑब्जेक्ट था, इतना हैवी ऑब्जेक्ट था कि वो m1 को भी साथ ले गया। m1 कोई लाइट ऑब्जेक्ट था, वो भी लेफ्ट पे चल पड़ा। समझ आ गई बात। m1 और m2 पहले आ रहे थे एक दूसरे के टूवर्ड्स, फिर m2 बहुत हैवी ऑब्जेक्ट था, वो m1 को साथ ले गया। अब इसकी इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगी, आप लोग लिख लें फिर मैच करेंगे। इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखो। थैंक यू फॉर द फ्राइज। मेरी नहीं खा रहा, टेंशन मत लिख दिया। किस बच्चे ने लिख दिया, चले साइंस अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। मैं रिपीट करता हूं, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। राइट को पॉजिटिव लेना है आपकी मर्जी, नेगेटिव लेना है आपकी मर्जी। लेकिन अगर राइट होगा नेगेटिव तो लेफ्ट होगा पॉजिटिव, अगर राइट होगा पॉजिटिव तो लेफ्ट होगा नेगेटिव, और वाइस वर्सा। साइन आपकी मर्जी का होगा, सिर्फ राइट और लेफ्ट में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर हम राइट को पॉजिटिव लेंगे, ये पॉजिटिव, ये बताओ क्या होगा, नेगेटिव। आगे समझ, इसका क्या साइन होगा और इसका भी नेगेटिव। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, m1 इंटू प्लस u1, m1 इंटू प्लस u1 प्लस m2 इंटू प्लस u2 या माइनस u2। अच्छा, अब एक रूल बना लो। क्या रूल, वेलोसिटीज को हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, वेलोसिटीज को हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, और ब्रैकेट में उनके डायरेक्शन का साइन भी लिखना है। प्लस u1 मतलब u1 टुवर्ड्स राइट, माइनस u2 मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। अब जो राइट साइड है उस पे क्या लिखेंगे, उस पे हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू m1 इंटू माइनस v1 प्लस m2 इंटू माइनस v2। हम मोमेंटम्स को ऐड कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन का साइन ब्रैकेट में लिख रहे हैं। अब फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, m1 u1 minus m2 u2, this is vector sum of momentums before collision, minus m1 v1 minus m2 v2। अच्छा, हो सकता है ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में हो। पहले आपका कोई क्वेश्चन है इसमें, कोई क्वेश्चन अबान बच्चों, कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछो। आ गई समझ, हसान, गर्ल्स
कोई क्वेश्चन आगे समझ? अच्छा, हो सकता है एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन हो और इसका ये आंसर ना हो। फर्ज करें अगर मैं इसका एक दूसरा आंसर लिखता हूं, आप बताएंगे करेक्ट या इनकरेक्ट। ये मैंने ये आंसर लिख दिया, करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट। रीजन बताओ। कन्वेंशन चेंज किया है। रीजन क्या है? कन्वेंशन चेंज किया है। इसमें कन्वेंशन ये चल रहा है कि इसमें हमने इस वाले में राइट को लिया हुआ है पॉजिटिव और लेफ्ट को लिया हुआ है नेगेटिव। क्या किया हुआ है हमने? राइट पॉजिटिव और लेफ्ट नेगेटिव। कन्वेंशन कैसे चेंज कर दिया? इसमें हमने राइट को ले लिया है नेगेटिव और लेफ्ट को क्या ले लिया है? पॉजिटिव। दोनों तरह से ठीक है। समझ आ गई बात? अगर आप इसी इक्वेशन के सारे साइन चेंज कर दो, द इक्वेशन विल रिमेन करेक्ट। इक्वेशन के सारे साइन अगर आप चेंज कर दो तो इक्वेशन तब भी क्या रहेगी? करेक्ट रहेगी। बात समझ आ गई? सारे साइन चेंज करके भी करेक्ट होगी। हो गई बात? अब एक क्वेश्चन है जिसका आप फटाफट आंसर बताएंगे, फिर हम आगे चले जाएंगे। क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी, बेटा बोर्ड पे देखते रहो। क्वेश्चन है M1, आवाज नहीं बेटा, U1 M2 U2, ये बनाओ जरा। M1 U1 M2 U2, इसको कह दो, इसको कह दो बिफोर कोलिजन। इसको कह दो बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, आवाज ना करो बेटा, M1 V1 और M2 V2। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि which one is correct। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, which one is correct? ऑप्शन ए is M1 U1 minus M2 U2 is M1 V1 minus M2 V2। लिखते जाओ जल्दी से। ऑप्शन बी, आपको सिलेक्ट करने में ट्रबल आएगी, कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लिखते जाओ, ये पास पेपर का एक क्वेश्चन है। बी ऑप्शन लिखे, M1 into U1 minus V1 M2 into U2 minus V2। बेटा आवाज ना करो, ये लिखते जाओ। ठीक, ये मैंने आपको बी ऑप्शन दे दिया। अब हम आगे ऑप्शन, कॉपी हो चुका है ये वाला, इरेज कर दो ये वाली जगह। अच्छा, M1 into U1 minus V1 M2 into U2 minus V2। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी is M1 into U1 minus V1 is M2 V2 minus U2। ऑप्शन डी, M1 into U1 plus V1 M2 into U2 plus V2। One of them is correct। One of them is correct। Which one? एक सेकेंड, कौन सा? हाँ जी बच्चों, 1 by 1। बेटा आपको क्या लगता है कौन सा ठीक होगा? मैं बता दूं आंसर। सी किस किस का आंसर है? सी इज द आंसर। सी ठीक है। अच्छा, सी क्यों ठीक है? बेटा सी क्यों ठीक है? M1 एक साइड पे, M2 एक साइड पे, रीअरेंज किया हुआ है। अगर आप M1 और M2 को अलग अलग साइड पे लिख दें, फिर M1 और M2 कॉमन ले रहे हैं। अच्छा, सी क्यों करेक्ट है मैं बोर्ड में दिखा दूंगा। कर दिया ऑप्शन सिलेक्ट। अब ये क्यों करेक्ट है हम बोर्ड पे दिखा देते। एक काम करें, इक्वेशन में से M1 को कॉमन ले, M2 को कॉमन ले। कैसे? मेरे साथ लिखो। असल इक्वेशन होगी M1 U1, बेटा लिखते जाओ, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। देख दी इक्वेशन, इसको रीअरेंज किया हुआ है। M1 वाले एक साइड पे, M2 वाले एक साइड पे। M1 U1 उसको इस तरफ ले आओ, माइनस M1 V1। आगे समझ? V1 वाले को इस तरफ ले आए, U2 वाले को उस तरफ ले जाओ, M2 V2 ये ऑलरेडी वहां पे, माइनस M2 U2। हाँ जी, आगे समझ? अब अगर M1 को कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा? U1 माइनस V1, और इधर से अगर M2 को कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा? V2 माइनस
u2। अच्छा, इस एग्जांपल में मैंने आपको समझाया क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। पेपर के क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख देंगे, तो आपने रीअरेंज करके कंपेयर करना होगा। समझ आ गई यहां तक? अच्छा, अब अगली हेडिंग लिखो। लिखो इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिशंस। क्या हेडिंग लिखनी है? इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिशंस। लिखे जी, इन इलास्टिक, आवाज ना करो बेटा, inelastic and elastic collisions। इसमें हम लंबे सेंटेंस लिखने की जगह बस एक टेबल बना देंगे कि अगर ये होगा तो इलास्टिक, ये होगा तो इन इलास्टिक। ठीक, तो यूं करो, लिखो टोटल मोमेंटम। बेटा सबसे पहले लिखो टोटल मोमेंटम, ठीक। उसके बाद लिखो टोटल कैनेटिक, टोटल कैनेटिक एनर्जी, टोटल मोमेंटम, टोटल कैनेटिक एनर्जी, और आखिर में इलास्टिक और इन इलास्टिक, इलास्टिक और inelastic। When objects collide, the collision can be elastic or inelastic depending on these two columns। टोटल मोमेंटम अगर, बेटा बात ना करो, टोटल मोमेंटम अगर करेगा कंजर्व, अगर टोटल मोमेंटम करेगा कंजर्व और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी करेगी कंजर्व, so a collision in which both of them are conserved is called an elastic collision, is called elastic collision। हमारी डेली लाइफ में इलास्टिक कोलिजन इज इम्पॉसिबल, हमारी डेली लाइफ में इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं है, सो इट इज हाइपोथेटिकल, सो इट इज हाइपोथेटिकल। इलास्टिक कोलिजन हाइपोथेटिकल है। अच्छा बच्चों, ये सिलेबस है, आई थिंक मैं पढ़ के बता दूंगा। अच्छा अभी नहीं, चले 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 वैसे फाइनल कर देंगे, चले खैर, ठीक है ठीक है ठीक है, डन हो जी जी बिल्कुल। इसमें 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 मुझे ऐसे लगता है कि एक्सीडेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड मिस हो गया है, मतलब ऑन पर्पस नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंटली प्रिंटिंग में मिस हुआ है, क्योंकि डिस्कशन में ये इंक्लूडेड था। तो बड़ा शुरू वाला चैप्टर ये अब चेक कर लीजिएगा, ये एक्सीडेंटली मुझे लगता है मिस हुआ है। अच्छा, पेपर 5 पूरा हो गया, ठीक है। और मैं A1 भी है, A1 नीचे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बस चेक कर लीजिएगा, बाकी ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ ठीक है। तो बस साइन मैंने नहीं किया, मैं साइन भी कर दूं, वैसे टिक तो मैंने कर ही दिया। जी जी वो ठीक है, आप इस बार टेंशन फ्री रहें, इस बार मैंने बहुत आगे का सिलेबस पढ़ाया हूँ, तो मेरा चिल वाला सीन है, फास्ट। इस बार मैं फास्ट चल रहा हूँ, ये जो भी है मुझे टेंशन ना हो। ये हाँ ये बात है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा बच्चों, बोर्ड पे देखो, कंजर्व कंजर्व तो इलास्टिक, अब नीचे लिखो कंजर्व, ये कंजर्व। अच्छा, ये नॉट कंजर्व। अच्छा, टोटल मोमेंटम कंजर्व, टोटल काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, तो इलास्टिक या इन इलास्टिक? इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा मैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सुन लो। आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि आपने इसमें नॉट कंजर्व नहीं लिखा, आपके हर क्वेश्चन में मोमेंटम हर वक्त कंजर्व करेगा, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। क्या ऐसा हो सकता है कि मोमेंटम कंजर्व ना करे? हाँ हो सकता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में नहीं होता। कब होगा? when the system is not isolated। in our syllabus we only have isolated systems। हमारे सिलेबस में सिस्टम होता ही आइसोलेटेड है, समझ आ गई बात? तो we have these two cases। अच्छा अब आपने कुछ सेंटेंस लिखने हैं, लिखे in case of elastic collision। कुछ चीजें मैं लिखूंगा, आपने देखती जानी है और साथ लिखते भी जानी है। in case of an elastic collision, एग्जामिनर आपसे जो चीजें पूछेगा वो सारी हम लिस्ट कर देते हैं।
इन केस ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन क्या क्या चीज होगी, वो सारी चीजें लिखते जाते हैं। पहली चीज, टोटल मोमेंटम कंजर्व और नॉट कंजर्व, जल्दी। टोटल मोमेंटम कंजर्व। नंबर 2 पे आ जाओ, टोटल के कंजर्व। अब इसके बाद भी कुछ डिटेल है, इसके बाद भी कुछ डिटेल है जो कि आपसे पेपर में पूछेंगे। ये दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज पे आ जाओ। तीसरी चीज ये है कि टोटल के ई, टोटल के ई बिफोर एंड आफ्टर। एक बात बताओ, बिफोर और आफ्टर के अलावा भी कुछ होता है, ड्यूरिंग। एक है बिफोर, एक है आफ्टर, एक है ड्यूरिंग। फॉर एग्जांपल, एक है आपकी क्लास के बिफोर, एक है आपकी क्लास के आफ्टर, तो ड्यूरिंग भी तो होगा ना। तो बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग की डिस्कशन। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, मैं बताता हूँ। कोलिजन इज डैश, however during the collision, अब तीन चीजें आ गई ना, बिफोर आ गया, आफ्टर आ गया, और तीसरी चीज क्या आ गई, ड्यूरिंग। उस कोलिजन के इन बिटवीन, ड्यूरिंग द कोलिजन टोटल के। अब इसका भी तो लिखेंगे ना, ड्यूरिंग द कोलिजन क्या पॉसिबिलिटी है। अच्छा, बोलना नहीं है, अच्छी तरह सुन रहे। कोलिजन है इलास्टिक और टोटल के ई कंजर्व कर रही है। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज एग्जैक्टली सेम। लेकिन ड्यूरिंग द कोलिजन इट मे चेंज। ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक टेनिस बॉल को अगर हम बाउंस करते हैं, मे बी वो अपनी काइनेटिक एनर्जी रिकवर कर ले, लेकिन ड्यूरिंग द इंपैक्ट, ड्यूरिंग द कोलिजन, व्हेन इट विल बी डिफॉर्म, व्हेन इट विल बी कंप्रेस्ड, काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करती। समझ आ गई बात? काइनेटिक एनर्जी बिफोर भी कंजर्व करेगी, आफ्टर भी कंजर्व करेगी, लेकिन जब कोलिजन हो रहा होगा फिर वो इलास्टिक में कन्वर्ट हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि कंप्रेशन की एनर्जी में। फर्ज करें एक टेनिस बॉल है, हम टेनिस बॉल को इस बॉल पे हिट करते हैं। फर्ज करें हिट करने की स्पीड और रिबाउंड करने की स्पीड सेम भी है, तब भी ड्यूरिंग द इंपैक्ट वो रुकेगी। बात समझ आ रही है? फर्ज करें जिस स्पीड से हिट किया, अगर उसी स्पीड से रिबाउंड भी किया, तो बीच में रुकेगी या नहीं रुकेगी? बीच में बेटा, बीच में टेनिस बॉल रुके बगैर वापस आ सकती है। फर्ज करें हम टेनिस बॉल को यहाँ पे मारते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो कंप्रेस भी होगी। जब वो जाके इस बॉल के साथ कांटेक्ट बनाएगी, तो उस कांटेक्ट में क्या होगा, वो कंप्रेस भी होगी, लेकिन जब वो रिबाउंड करेगी तो उसी स्पीड से रिबाउंड कर जाएगी। बेसिकली इलास्टिक कोलिजन वो वाला होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में ड्यूरिंग द कोलिजन कन्वर्ट हो जाती है और फिर रिकवर हो जाती है। यानी कि ड्यूरिंग द कोलिजन के और इलास्टिक पी कन्वर्ट होते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बाद में क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर इज सेम, हाउएवर ड्यूरिंग द कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट सेम, और इसकी वजह भी लिखेंगे ना। ड्यूरिंग द कोलिजन सेम नहीं होगी, इज नॉट सेम एज it may be interconverted, as it may be interconverted की जगह exchange लिख दो, ज्यादा बेहतर होगा। as it may be exchanged with elastic potential energy, तो ड्यूरिंग द कोलिजन कंजर्वेशन अप्लाई नहीं होता। बात समझ आ गई? काइनेटिक एनर्जी पे ड्यूरिंग द कोलिजन चेंज भी हो सकती है। अगर कॉपी हो गया तो आगे चलते। डन। अब एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है कि दो बॉल्स हैं, वो कोलाइड करती हैं, और उनके लिए बेटा क्वेश्चन लिखे। ये बॉल है m1, आवाज ना करो बेटा, वेलोसिटी u1। ये बॉल है m2 और इसकी वेलोसिटी है u2। बॉल m1 वेलोसिटी u1, बेटा सामने m1 u1 m2 u2। वर्कशीट सबको मिल गई है? कोई बच्चा जिसको वर्कशीट ना मिली हो, चले।
किसी बच्चे को अगर वर्कशीट नहीं मिली तो हैंड रेज करो, ठीक है, जाते हुए लेके जाना, जाते हुए लेके जाना। M1U1 M2U2 इसको लेबल कर दो बिफोर कोलिशन। क्या लेबल करना है इसको? बिफोर कोलिशन। कोलिशन हो गया, कोलिशन के बाद ये M1 वेलोसिटी V1 थोड़ा तेज, ये M2 वेलोसिटी V3। इसको बेटा आप लेबल कर दो, दिस इज आफ्टर द कोलिशन, दिस इज आफ्टर द कोलिशन। अच्छा नीचे लिखो, लिखो कि collision was elastic, collision was elastic, collision was elastic। collision क्या था? elastic था, पहला पार्ट। राइट, आवाज ना करो बेटा। राइट इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन आपने खुद लिखनी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तेज लिखनी है। नंबर 2, राइट इक्वेशन फॉर conservation of kinetic energy, right equation for conservation of momentum, right equation for conservation of kinetic energy। चलिए जी पहली इक्वेशन लिखते हैं, क्या बनेगी? M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2। ये हम कई बार कर चुके हैं। अब kinetic energy पे आ जाओ। sum of initial Ke is equal to sum of final Ke, 1/2 M1 U1 square। ये क्या हो गया? kinetic energy of M1 before the collision, 1/2 M1 U1 square क्या हो गया? kinetic energy of M1 before the collision। अब M2 के लिए लिखो, 1/2 M2 U2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, इक्वल्स टू 1/2 M1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 का स्क्वायर। अच्छा, इसको कह दो इक्वेशन 1। मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी देने हैं आपको, इसको कह दो इक्वेशन 2। अच्छा, अगर मैं पूछता जाऊं, ये हो गई kinetic energy of M1 before collision, M2 before collision, M1 after collision, M2 after collision। अब कुछ क्वेश्चंस हैं एज अ होमवर्क जो आपने घर से करके लाने हैं, वो मैं आगे लिख रहा हूं, अच्छी तरह देख लें। 3 क्वेश्चन है जो आपने मुझे एज अ होमवर्क करके देने हैं। वो 3 क्वेश्चन ये है बेटा, आवाज ना है मुझे, आवाज बिल्कुल ना है। शो दैट ये आपने एज अ होमवर्क करना है। 3 चीजें जो आपने शो करनी है। पहली चीज, शो दैट M1 इंटू, बेटा आवाज ना है मुझे, आवाज ना है। शो दैट लिख लो, M1 इंटू U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2 माइनस U2। आई थिंक ये मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, ठीक, लेकिन आपने दोबारा शो करना है और कल तक करके लाना है। अगला नंबर 2, शो दैट, ये दूसरा हो गया, एंड M1 इंटू U1 माइनस V1 इंटू U1 प्लस V1 क्या प्रूव करना है? M1 इंटू U1 माइनस V1 फैक्टराइज हो गया है। गो बैक टू ओ लेवल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ याद है? ए माइनस बी, इसका इससे कोई रिलेशन है, ठीक, ये आपने एज अ होमवर्क करना है। M1 इंटू U1 माइनस V1, U1 प्लस V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2 माइनस U2 इंटू V2 प्लस U2। बेटा बात ना करो, मेरा हाथ हिल जाता है। हो गया बेटा, असल में आप बात करेंगे मैं भूल जाऊंगा ना, मैंने कोई रट्टा थोड़ा मारा हुआ है। हाँ जी, हो गया बेटा, आप लोग जब बात करेंगे, मैं फिजिक्स सोच के लिख रहा हूं ना, तो मैं भूल नहीं जाऊंगा। अच्छा, एंड द थर्ड वन, and then you have to show that the third one is U1 minus U2 is equal to V2, मैंने आवाज से मना किया, V2 माइनस V1।
ये जो फाइनल इक्वेशन है इसमें हमने एम्स को एलिमिनेट कर दिया। अब एक बात सुन लो, ये वाली इक्वेशन बनेगी मोमेंटम से, ये वाली, बेटा मैं बात कर रहा हूं, दोबारा ना करो बात, इस तरह ना किया करो। ये वाली इक्वेशन किससे बनेगी? मोमेंटम से। ये किससे बनेगी? ये बनेगी मोमेंटम से। ये किससे बनेगी? किनेटिक एनर्जी से। अगर इन दोनों में से मैसेज को एलिमिनेट कर दें, अगर इन दोनों में से हम m1 और m2 को किसी भी तरह से एलिमिनेट कर दें तो ये बन जाती है। ये जो थर्ड इक्वेशन है इसका एक नाम होता है, इसका नाम होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? थर्ड इक्वेशन को न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। अच्छा, ये आपने इक्वेशन शो किससे करनी है? पिछली दो इक्वेशन यूज करके। यूज दिस एंड दिस, यूज दीज टू इक्वेशंस टू प्रूव दैट। समझ आ गई बात? इसको और इसको करना है यूज, इन दोनों से वो प्रूव करनी है। और पेपर में ये सब आती है, ठीक, डेरिवेशन भी आती है, शो दैट, ये करके लाना है। टाइम हो गया, हाँ वो फिर